हम लोगों ने देख लिया कि अगर, क्या नाम है आपका? आशीष बिश्नोई ना। आपको मैंने मैसेज भेजा था, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे शायद भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, बैग उतार दो। नाउ हमने थ्रेशिंग कर ली। व्हाट डज इट मीन बाय थ्रेशिंग? थ्रेशिंग से क्या मतलब समझते हो तेजस? बोलो। बीट करके सेपरेट करना। दैट इज रिमूविंग chaff from grains is called threshing. Earlier it was done by beating the harvest on stone. पहले उसको बीट करके करते थे। Now it is done by thresher. आपने देखा था कल उसमें वीडियो में कैसे थ्रेशर, उसका भूसा अलग कलर का दाने दाने गिर रहे थे। इस चीज को क्या कहते हैं? थ्रेशर। देखो, रिमूविंग, क्या रिमूव करना? chaff from grains is called threshing. इसको थ्रेशिंग की कही जाती है। Nowadays it is done by thresher. अभी ये किससे किया जाता है? It is done by thresher. Harvester combined with thresher is called harvester. ठीक है? Along with thresher, अगर एक सिंगल मशीन में हो, along with thresher is called combine. अब आपने अनाज साफ निकाल लिया। नाउ इसी तरीके से विद हेल्प ऑफ एयर, अब चैफ को हटा भी सकते हो। यस, विद हेल्प ऑफ एयर या ब्लोइंग एयर। कैसी होनी चाहिए? हवा बहती हुई होनी चाहिए। ब्लोइंग एयर, ठीक है? उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि grains are separated from chaff. पहले ये चीज सूप से की जाती है। सूप में ऐसे ऐसे करोगे तो भूसा उड़ जाता था। Grains are separated from chaff. It is called, इसको क्या कहेंगे? विनोइंग। इसे पछोरना कहते हैं, विनोइंग। अब देखिए, जब भी हार्वेस्ट होता है तो हार्वेस्ट के होने से हमारे यहाँ बहुत फेस्टिवल होते हैं। कभी कभी गेहूं की फसल कटती है तो उस समय भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। जब चावल कटता है तो भी होते हैं। पोंगल है, इसी तरह बैसाखी है, होली है, ये सारे फेस्टिवल, बिहू है, ये फसल कटने पे ही मनाया जाता है क्योंकि किसान के पास पैसा होता है तो उसको सेलिब्रेट करता है। तो दैट इज, ये थ्रू आउट इंडिया ये पैटर्न है। इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया हार्वेस्टिंग इज ए फेस्टिव सीजन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो हार्वेस्टिंग है आशीष, वो कैसा सीजन है? बोलो, फसल की कटाई कैसा सीजन है? फेस्टिव सीजन। सीजन एंड इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया। इसे मनाया भी जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया विद जॉय। ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? अच्छा बंदा समझ आता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं। एग्जाम्पल है पोंगल, जो चावल के पत्ते पे बनाया जाएगा। पोंगल, बैसाखी,
बैसाखी मार्च के महीने में बनाया जाएगा, मार्च अप्रैल में, तो उस समय गेहूं की फसल कटती है। होली भी ऐसा सीजन है जो सब लोग मनाते हैं। होली, दीपावली, दीपावली तुमको मालूम है कि नए चावल की लाई बनाई जाती है, उससे गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो नए चावल कहाँ से आते हैं? जरूर चावल पकता होगा। अच्छा, सितंबर तक का महीना होता है चावल के पकने का, और तुरंत अक्टूबर में दिवाली हो जाती है। और उसी तरीके से मार्च में क्या होता है कि गेहूं पकता है, और मार्च में ही होली हो जाती है। तो जी इस चावल और गेहूं के पकने के उस पर तो देखिए, होली, दिवाली, लावण्या, क्या? लावण्या, लावण्या का मतलब अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा त्योहार जो है, आपको इसकी जानकारी ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपने तो मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ना, इस चीज को देखो, लावण्या कौन सा त्योहार? ये फसल का उत्सव है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, इसे नवाखानी भी कहते हैं। ओके, तो ये इसे नबन्ना भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, तो वहाँ के लोग इसे जानते हैं। और सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है जब चावल पकता है। समझ में आई बात? चावल और मक्के का। झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और बिहार के कुछ हिस्से में नाबन्या मनाया जाता है। ओके, और इसके साथ बिहू, बिहू असम में मनाया जाता है, जो भी फसल के पकने पर है। तो दीज आर द फेस्टिवल्स। ओके, अब हमने फसल काट ली है, 6 तरीके के स्टेप्स हमने पूरे कर लिए, 7वां स्टेप्स है। क्या आप मुझे 6 स्टेप्स के नाम बता सकती हो? The preparation of soil, sowing seeds, adding manure and fertilizers, and बोलो बोलो, तुमने मान लो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, आप क्या करोगी? सर, इरिगेशन। इरिगेशन, पानी नहीं डालोगी? yes sir, फिर irrigation, फिर fresh हार्वेस्टिंग। और वो जो harvesting, और वीड्स को हटाओगी नहीं, झाड़ झंकार को खाने तो भी अपनी फसल। फिर बोलो 6 पूरे स्टेप्स बताओ। 6 steps. हाँ Preparation of soil, हाँ sowing, हाँ adding manure and fertilizer, और irrigation, harvesting, and protecting it from Weedicides. वीड्स है ना, Weedicides. दैट इज रिमूविंग वीड्स। removing weeds. और छठा क्या है? दैट इज हार्वेस्टिंग। और 7th क्या है? Storage. स्टोर करना। तो 7 स्टेप्स कौन कौन से हुए? दैट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहला Preparation of soil, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा sowing, सोइंग। तीसरा adding manure and fertilizer, अच्छी बात है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथा स्टेप बताओ। irrigation, इरिगेशन। देन protection from weeds, removing weeds, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। harvesting, और फिर 6th स्टेप है, harvesting, लेकिन 7th स्टेप क्या है? storage, सर एक वीडिसाइड्स करके कोई था ना? वही वीड को रिमूव करना है। अगर मान लीजिए आपने केमिकल वीड डाल दिया तो 2,4-D एक केमिकल बाजार में मिलता है वो यार। टाइप्स वाला। अगर तुम उसको स्प्रे कर दोगे, सारा गोखरू, गाजर ग्रास, सनहैम सब गायब हो जाएगा, जल के मर जाएगा। तो यहाँ पे पावटा में मिलता है 2,4-D 7 रुपए किलो, उसको पानी में घोल बेचने का। अब स्टोरेज देखो, ग्रेन्स को तुमने कट कर लिया, चाहे रिमूव कर लिया, ऐसे ही तब भी नहीं रखना है। फर्स्ट ग्रेन इज प्रॉपरली क्लीन एंड इट इज केप्ट इन सन। 4 दिन तक उसे धूप दिखानी है।
अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी आ गई तो फंगस लग जाएगी। और फिर ऐसे जैसे नहीं कि अभी अभी काटा रख लिया, ऐसे नहीं रखना होता है। तुम यहाँ तक कि कुछ प्याज भी रखते हो तो थोड़ी धूप दिखा के सुखा के रखते हो कि नहीं रखते हो, नमी नहीं होनी चाहिए। सो नहीं होगा। स्टोरेज कैसे करना चाहिए बताइए। इट इज प्रॉपरली क्लीन एंड kept in sun for 3 to 4 days. Now it is kept या stored along with dry neem leaves. इसमें क्या करना चाहिए, Dry neem. या टर्मरिक, जो टर्मरिक हल्दी की हल्दी। गांठ होती है ना, बड्स, उनके साथ रख देना चाहिए। आप चाहें तो इनके ऊपर फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन का मतलब धुआं दिखा सकते हैं नीम की पत्तियों का, इससे भी इनके कीड़े मर जाते हैं। तो कई तरीके हैं। However, there are some tablets are coming. अगर जो गांव के लोग हैं देखते होगे ऐसे टेबलेट आती है, एक बोरा चावल रखा तो उसमें 5-6 टेबलेट भी डाल देते हैं, वो भी तरीका होता है। बच्चों को पता होगा, मदर्स तो सबकी करती है, लेकिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो होगा। समझ आया। सो दिस इज द मेथड टू कीप जो भी इनका है ना। तो ड्रीम्स बिफोर स्टोरेज। अंकित बताओ, सेंटेंस को पूरा करो, बोलो। बिफोर स्टोरेज हमें क्या करना चाहिए, इस क्लीन, पहले क्लीनिंग कर लेना चाहिए, उसमें से कुछ भी कंकड़ पत्थर और कुछ भी हो तो हटा लेना चाहिए। क्लीन एंड केप्ट इन सन, ठीक है, फॉर 3 to 4 days। फिर क्या करें बोलो। नाउ इट इज स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जा सकता है इन ड्रम्स में। अगर सरकार स्टोर करेगी तो सिलोज में करेगी या ग्रेनरी में। बहुत बड़े बड़े ग्रेनरी होते हैं, है ना चित्रांश। तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रेनरी कितने बड़े बड़े होते हैं। उसमें गांव में बने होते हैं स्टील के बड़े बड़े टैंकर, 5-5 मंजिला टैंकर, उसमें अनाज स्टोर किया। पहले किस में रखते थे बोलो सर, पहले किस में रखते थे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए? कौन सी बोलो, ये वाली चीज। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फेस्टिवल का क्या मतलब है। मान लो तुमने फसल काट ली, तो हमारे यहाँ जितने भी भारत में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या तो रबी की फसल की कटाई के बाद मनाए जाएंगे। रबी की फसल मार्च में कटती है, गेहूँ पक के तैयार हो जाता है, काट लेते हैं। मार्च में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। होली मनाई गई, बैसाखी मनाई गई। अप्रैल तक भी कटता है तो अप्रैल में बैसाखी मनाई जाती है, 13-14 अप्रैल। उसके बाद चावल की जब कटाई होती है तो सितंबर में पक जाता है, अक्टूबर में कटाई होती है, तो दिवाली मना लेते हैं, बिहू मना लेते हैं, नबन्ना मना लेते हैं। क्यों ऐसे समय पर मनाते हैं, क्योंकि भारत में 70% लोग किसान हैं, तो पैसा उनके पास तो फसल के कटने के बाद ही आएगा। जब पैसा होगा तभी फेस्टिवल मनाने में अच्छा लगता है। तो इंडियन फेस्टिवल्स आर ओरिएंटेड टू हार्वेस्टिंग सीजन ओनली। अगर उनसे कहो कि बुआई हो रही फसलों की और चलो चलो फेस्टिवल मनाओ, कोई मनाने जाएगा? कहेंगे अरे हम तो व्यस्त हैं, अभी हम कहाँ मनाएंगे, कोई मनाएगा भारत में? और 70% लोग तो किसान ही हैं। तो इसलिए सारे फेस्टिवल जो हैं वो किस सीजन से ओरिएंटेड है, हार्वेस्टिंग। सो इसलिए हार्वेस्टिंग इज द फेस्टिव सीजन। तो हमारे यहाँ 2 ही फेस्टिव सीजन है, एक तो ये है कि जब मार्च की कटाई हो जाए, और एक है जब सितंबर की। सितंबर में खरीफ की फसलों की कटाई होती है, यानी चावल की कटाई। और मार्च में किसकी होती होगा, मार्च में कटाई, मार्च में रबी। सही है, वीट की होती है। इन्हीं दोनों को मनाया, मेन यही दोनों चीज़ें सही है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जमीन को पहले लेवल करो, लेवल कर लिया, प्लोइंग कर ली, खोद डालो जमीन। खोद डालोगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर कुछ कीड़े होंगे, कुछ होंगे, धूप दिख जाएगी। जब उस पर हार्श सनशाइन लगेगी, सब कीड़े मर जाएंगे। और तुम जब पानी डालते हो तो क्या धीरे धीरे सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, और तुम अपसाइड डाउन कर दो फिर न्यूट्रिएंट्स ऊपर, फिर पानी डालते रहो नीचे चले जाएंगे, फिर अपसाइड डाउन कर दो न्यूट्रिएंट। और नहीं करोगे तो न्यूट्रिएंट चले जाएंगे पाताल लोक में। पैसा तुम खर्च कर रहे हो, कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो इसलिए कि न्यूट्रिएंट्स नीचे न चले जाए तो बार बार हमें क्या करना चाहिए, अपसाइड डाउन। तो आपके न्यूट्रिएंट्स फिर आपके खेत में ही रहेंगे कि नहीं। तो इस चीज़ को प्लोइंग कहते हैं या टिलिंग। ज़मीन को अपसाइड डाउन कर दिया। ऐसा करने के बाद आप उसमें बीज डाल दो, बीज डाल के हल्की मिट्टी से कवर कर देना, नहीं तो तुम बीज डालते जाओगे पीछे कौवा चुभता जाएगा। तो ऐसा ना करना। पैटर्न एक लकड़ी चलाओ, तो उससे चिड़िया खा नहीं पाएंगी, ये तो अनाज खा लेती। सोइंग कर लिया, जब दाने डाल दिए उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर
का मैन्योर, गोबर कंपोस्ट डालो या काऊ डंग या फिर और वर्मी कंपोस्ट होता है या कंपोस्ट डालो, थोड़ा सा उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। फिर पानी की सिंचाई कर दो। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे उसमें अनवांटेड इरिगेशन का मतलब तुम समझते हो, सिंचाई। सिंचाई करने के बाद अब तुम उसमें बहुत सारी ऐसी वैसी चीजें उगाएंगी जो तुम सड़क के किनारे बहुत सारी घास उगते देखते हो, वो तुम्हारे खेतों में भी उगाएंगे। लेकिन एक पानी बार डालने के बाद घास उगती है। घास उग जाएगी, अगर एक बार घास उग गई वो इतनी तेजी से बढ़ेगी कि फसल नहीं बढ़ सकती, फसल वहीं रह जाएगी, वो इतनी हो जाएगी। इसलिए बार बार ग्रास को उगाना है, हटाना है। और उसकी जड़ें ऐसी होती फैलती कि वो न पानी लेने देंगी तुम्हारे फसल को, न कुछ लेने देंगी। तो रिमूवल ऑफ वीड्स या प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। कुछ भी ना दो तो भी सड़क किनारे घास ऐसे ही उगाती है और फसल तो नहीं उगती है। तो इसलिए हमें वीड्स रिमूव करना है। वीड्स हटाने के बाद तुम्हारी फसल 3 महीने बाद पक के तैयार हो जाएगी। जब पक के तैयार हो जाएगी तब तुम्हें फसल की कटाई करनी है। पहले जुताई करनी है, फिर बुआई करनी है। बुआई करने के बाद फिर उसमें क्या करना है, खाद डालनी है या उर्वरक डालना है। फिर सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद उनमें से झाड़ झंखार जो इस प्रकार के गोखरू हैं उनको हटाना है। उनको हटाने के बाद 3 महीने का फोटो पीरियड है। जब उन पर धूप पड़ेगी तो फसल पक जाएगी। फिर उसकी कटाई करनी है और कटाई करने के बाद उनका संग्रहण करना है। संग्रहण का क्या मतलब होता है, स्टोरेज। अब हम स्टोरेज के स्टेप में, स्टोरेज में करने के लिए ऐसे ही सिंपली नहीं रख देना है। अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो तुम्हारी फसल में फंगस लग जाएगी, सड़ जाएगा। तो सड़ जाएगा, फाउल स्मेल आने लगेगी। और फसल ऐसी क्या होती है कि जिसमें अगर फसल में फाउल स्मेल आ गई तो तुम्हारा सारा खेत खराब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इट इज टू बी क्लीन प्रॉपरली। अब देखो ऐसा नहीं करना चाहिए स्टोरेज के लिए। देखिए रॉटन ग्रेन्स, अगर फसल काली पड़ जाए तो फिर क्या होगा बताओ, ऐसा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए उसका कलर ही बिगड़ जाएगा तो क्या, ये देखो उन्होंने खुले में रख दिया। अगर सही तरीके से इसको शेड में ना रखा जाए, सिलोज में ना रखा जाए तो ये फसल कैसी है, ये पूरी काली पड़ गई, इसमें स्मेल आने लगेगी, इसका कलर उड़ जाएगा, डिकलराइजेशन हो जाएगा। ये देखो ये सब सड़ गई, बहुत सारा गेहूं इसमें काला हो गया खुले में। बारिश पड़ी 3-4, अब इसके किसी काम के नहीं है, इसको कोई नहीं खाएगा। समझ में? देखो इसका रंग देख रहे हो कैसा है। तो रॉटन ग्रेन्स इट इज ऑल वेस्ट। इसको तो तुम जानवर को भी खिला दोगे तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। दैट्स वाई, इसलिए जो रॉटन ग्रेन्स होंगे, क्या ये ठीक है, ये खराब हो जाते हैं। दैट्स वाई वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। हमारे यहाँ का बहुत सारा अनाज ऐसे प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए फ्यूमिगेशन करना चाहिए। अब ये देखिए ऐसे पूरा सड़ गया, ये क्या है, काला सा अनाज ही रखा था लेकिन अनाज सब खराब हो गया। नाउ सी सिलोज एंड ग्रेनरीज, जिसमें अनाज को रखा है, तो क्या ऐसी स्थिति में लोग भूखे मर जाएंगे, तब तो सरकार ही गिर जाएगी। तो सरकार बहुत सारा 2-3 साल का स्टोर करती है और फौज के लिए तो 10 साल तक का स्टोर। अब तुम्हें पता चल गया। नाउ इट इज स्टोर, कैसे स्टोर करना है, इन सिलोज। अगले पेज में सिलोज बना हुआ है, चेक करो, बहुत बड़े बड़े सिलोज बने हुए हैं, ये ग्रेनरीज बनी हुई हैं। तो उनमें अब ये देखो सिलोज बना हुआ है, ये पूरा ऊपर ये क्या बना हुआ है, सिलोज। सिलोज देखो, देखा, ठीक है। तो सिलोज में हम स्टोर कर लेंगे। उसके ऊपर अल्फाबेट्स भी लिखे हैं। सही है, अल्फाबेट्स लिखे होंगे कि कब किस महीने में। इन सिलोज, किसमें इसको पिएंगे, सिलोज, या फिर किसमें कर सकते हैं, ग्रेनरीज। अलॉन्ग विथ किसके साथ बताइए,
ड्राइज ड्राई नीम लीव्स। नीम लीव्स। कभी कभी क्या करना चाहिए, समटाइम्स इस पे फ्यूमिगेशन करते हैं, धुआं भी दिखाते हैं। समटाइम्स फ्यूमिगेशन इज ऑल्सो डन। सिलोज और एक ग्रेनरी, जहाँ ग्रेन्स रखे जाए उसे क्या कहेंगे, ग्रेनरीज। सो सिलोज प्रोटेक्ट grains from rats and insects. Silos protect grains from rats and insects. अब देखिए ये हमारे 7 स्टेप्स हो गए। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा बताइए। बिल्कुल, द ग्रेन विल डिसकलराइज, काले पड़ जाएंगे। इट विल स्मेल फाउल, इट इज अनफिट टू ईट, इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज पॉइजनस टू हेल्थ। ये सब होगा। सड़ा अनाज खाने से क्या होगा बताओ। सड़ी ब्रेड खा लो, ग्रीन हो चुकी है तो क्या फूड होगा। पॉइजनिंग। और इसकी मार्केट वैल्यू मिल पाएगी क्या किसानों को, नहीं। ठीक है। ग्रेन्स आर नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड तो क्या होगा, स्टोर्ड, देन इट विल बिकम रॉटन। ये क्या हो जाएगा, रॉटन का मतलब समझते हो क्या, सड़ जाएगा, रॉटन हो जाएगा। ठीक है। इट विल डीकलराइज, या तो डीकलराइज हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। क्या धुआं दिखा देते हैं, और या फिर कुछ ऐसी टेबलेट्स होती हैं वो भी रख सकते हैं। टेबलेट रख लो या नीम की पत्तियां डाल दो सुखा, कई तरीके हैं। डब्बे में भी रख सकता है क्या ऐसे? ऐसे डब्बे में भी रखा जा सकता है क्या? डब्बे में बोरियों में डाल के रखते हैं, घरों में भी रखते हैं। अब आपने गौर नहीं किया होगा, हमारे यहाँ तो रखा जाता था, मदर्स रखती थी तो हम लोग देखते थे। छोटी छोटी टेबलेट होती हैं, अगर वो रखेंगे तो उसकी स्मेल से चूहे हुए नहीं घर जाएंगे। में एक बड़ा सिलेंडर जैसा भी रखा रहता है सीढ़ियों के नीचे। बीट में गेहूं में अगर रखना है तो थोड़ा गेहूं डाला, एक टेबलेट डाली, थोड़ा डाला, फिर साल भर खाओ मजे से। लेकिन टेबलेट ना खाना, उसको हटा लेना, नहीं तो टेबलेट तुम्ही को खा जाएगी। जहरीली होती बात, मैंने ये नहीं कि चलो बना ले, चलो खा लो, फिर छान के अलग कर देना। टेबलेट जहरीली होती है। इसमें भी कम। अच्छा, ये जो रैट्स होते हैं ना, ये स्क्वायरल, ये तुम्हारे अनाज को सिर्फ खाती नहीं है, वो उसी में पिसिंग करती रहेंगी, यूरिनेट करती रहेंगी, उसको बदबूदार बना देंगे। आपको क्या लगता है स्क्वायरल है, चलो इसे खाने दो, ऐसा मत करना। वो खाने के साथ जब घूमती है उसी पे यूरिनेट करती है, सिट करती है, तुम्हारा अनाज गंदा कर देंगे। तो इसलिए रैट भी यही करेंगे। अब बहुत सारे रैट मर भी जाते हैं उन्हीं में फंस के, ऐसा भी तो हो सकता है। तब तो तो और इस गंदा है। गंदा हो जाएगा, तो इस तरीके से इट इज अनफिट, डिसकलराइज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर अनाज को तुमने ठीक तरीके से स्टोर नहीं किया तो डिसकलराइज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, स्मेल फाउल, बदबू आएगी। क्या होगा बोलो, स्मेल फाउल। और क्या होगा, अनफिट टू ईट, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट सही होगा क्या। अगर काले बदबूदार अनाज की रोटी खिलाई जाए तो कैसा टेस्ट होगा, बहुत ज्यादा। टेस्ट बिटर, कड़वा लगेगा। स्मेल फाउल, टेस्ट बिटर एंड अनफिट टू ईट। और क्या होगा, अच्छा, लॉस इन वेट हो जाएगा क्या। अगर तुम्हारा गेहूं सड़ गया तो क्या भारी रहेगा कि हल्का हो जाएगा, हल्का हो हो जाएगा। जाता है। एंड इट विल नॉट गिव प्रॉपर मनी टू फार्मर्स। ऐसा गेहूं अगर किसान बेचने जाएगा, सोचेगा चलो महंगा हो गया गेहूं, अब 6 महीने बाद निकालो, सिलों से मजे से बेचो, इसका दाम कमाओ, तो सड़ा गेहूं ले जाएगा तो वो क्या होगा, उसको कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है। एंड जो भी फार्मर्स हैं will not get, ठीक है, worthy price of their grains of सर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अगर स्टोर रखेगी, बड़े बड़े सिलोज में तुम्हारा अनाज नहीं स्टोर करेगी, क्योंकि अगर सबका गेहूं एक साथ स्टोर कर देगी तो मिल जाएगा। फिर भी ऐसी कई ग्रेनरीज होती हैं, कमरे बने होते हैं। अब ये इसमें हम लोग देख रहे थे कमरे में रखा था, या तुम्हारे में इसमें भी देख लो कमरे में रखा, इसमें रख सकती है। ये बिल्कुल कोल्ड स्टोर है, गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो स्टोरेज हाउस ऑफ ग्रेन्स है, इसमें गली बैग में, उसमें 1 रुपया पर बोरा पर महीने लेगी आपसे। बहुत आसान, आप दे सकते हो, बाकी पैसा गवर्नमेंट खुद खर्च होता है। सर अनफिट टू ईट वाला पॉइंट आएगा। हाँ, अनफिट टू ईट वैल्यू। पूरी बोरी 1 महीने रखो और पैसा दो, उनको पैसा देना पड़ेगा ना, तुम अपना सामान रख रहे हो तो वो उसके लिए लोगों को लगाएंगे कि कुछ ना आए फ्यूमिगेट। इतनी बात समझ में आ गई? आप उनको किराया दोगे, मेरी 100 बोरी रख लो, 100 रुपये महीना देते रहेंगे। हाँ बोलो। अगर 1 साल पुराना ग्रेन है तो वो फिर धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। तो सर अगर 1-2 साल तक कुछ ऐसी अकाल नहीं पड़ा है, कुछ हुआ ही नहीं, तो जो गवर्नमेंट स्टोर करती है ग्रेन्स का, वो क्या होगा? कंट्रोल में भेज देती है। कंट्रोल राशन स्टोर्स होते हैं ना, जहाँ पर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत सारे ऐसे ऐसे राशनिंग स्टोर्स होते हैं, वहाँ आपको कार्ड दिखाना पड़ता है ना गरीब लोगों को, तो उसको वो दे दे, रोटेशन पे चलता है, वो वहाँ पहुँचा देगी नेक्स्ट। सही है। इवन जो सैनिकों को दिया जाता है वो 10 साल के लिए स्टोर होता है। तो हम तो 23 ईयर्स हमने सैनिकों में काम किया है, तो वो जो गेहूँ है वो 10 साल में बिल्कुल उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो हम लोग मेस के कुक से कहते थे इसको छान तो लो, तो बोलता था छानेंगे तो सब कीड़े निकल जाएंगे, गेहूँ बचेगा क्या, इसी को खा लो। वो कीड़े दिखते रहते थे, कहते थे इसको छानेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, ऐसे ही खा लेते हैं। 10 साल तक, 10 साल को, क्योंकि सैनिकों को 10 साल तक गवर्नमेंट जिंदा रख सकती है अगर अकाल पड़े। अब मजबूरी है तो क्या किया जाए। समझ आई बात की नहीं? ऐसा ही मेस में तो ऐसा ही होता है। यहाँ तक बात तुम्हें समझ में आ गई? तो सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया कि कैसे क्यों स्टोरेज सही है, और हमारे यहाँ का जितना भी ग्रेनरीज है हर साल 1/3 ग्रेन खराब हो जाता है, प्लेटफॉर्म में रखे रखे खराब हो जाता है। हरियाणा और पंजाब के प्लेटफॉर्म में पड़ा बारिश आती है। अब आगे देखो, अब हम समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट डज इट मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? ठीक है, इसका मतलब है केयरिंग, उनका केयरिंग करो एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। रियरिंग का मतलब है पालन पोषण। Rearing and rearing of animals for the purpose of, किस पर्पस के लिए? डेयरी, मिल्क मिल जाए, मीट, एग, वूल। वूल भी तो देते हैं, शीप लोग क्या देते हैं? वूल देते हैं, इन सब चीज़ों के लिए। और कई बार क्या होता है, मीट भी मिलता है, गोट का मीट मिल जाएगा, किसी का चिकन। ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों में जहाँ सब्जियाँ बहुत महंगी है वहाँ मीट सस्ता है, क्योंकि वो लोग सब्जी उगा नहीं पाते। अब दुबई है, सऊदी अरब है, पूरे गल्फ कंट्री में सब्जी उगती ही नहीं है, तो वो लोग क्या खाएंगे? तो वो लोग मीट ही खाएंगे। तो फॉर किसके लिए बताइए? डेयरी के लिए, दूध के लिए, और किसके लिए? मीट के लिए, एग के लिए, और किसके लिए? वूल के लिए। और कुछ लोग तो स्किन के लिए भी करते हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, इनकी स्किन से तो सब लेदर इंडस्ट्री चलती है। अगर मरी हुई गाय भी है तो भी 2000 की बिक जाएगी, और मरा हुआ ऊँट 2500 का बिक जाएगा। पूरे राजस्थान में जितने भी लेदर इंडस्ट्री है, ऊँट के ही जूते चप्पल ये जो बिकती है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके के पैर की जूतियाँ नहीं बनती, वो सब ऊँट के चमड़े की तो बनती है। वूल एंड लेदर। मरे हुए जानवर की जो लेदर है उसका क्या किया जाता है? उसकी स्किन का वल्कनाइजेशन किया जाता है, सल्फर से ट्रीट किया जाता है, फिर वो बहुत हार्ड हो जाता है, फिर उसका जूता बना के देता है।
तुम लोगों ने देखा होगा कई जगह लिखा होता है यहाँ चमड़ा कमाया जाता है। दैट द वल्कनाइजेशन ऑफ लेदर इज डन हियर। चमड़े को ऐसे नहीं कर सकते, बहुत हार्ड बनाना पड़ेगा तभी तो जूता बन पाएगा। हाँ। तो उसमें सल्फर डालते हैं, सल्फर येलो कलर, तो वो जो डिब्बे में रखा वैसे सब्सटेंस से। तीसरी लाइन है, मतलब जो ब्राउन जूते हैं वो भी लेदर से ही बनता है। सब इसी से बनते हैं, उसे हार्ड करना पड़ेगा। सही है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। यानी पशुपालन से तुम क्या समझते हो? जानवरों को क्या करना पड़ेगा बोलो? एनिमल्स आर केप्ट इन शेल्टर। क्या करना पड़ेगा? शेल्टर। द करेक्ट टेम्परेचर इज मेंटेन, प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इज मेंटेन। ऐसा ना हो कि गाय तुम्हारी पड़ी है तो वो गोबर में काउ डंग में पड़ी बीमार हो जाएगी, उसको प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ेगा पाइप लगा के। देयर वैक्सीनेशन इज टू बी डन, उनको टीका लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा उनकी ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जो गाय मरती जाएंगी तो नए बछिया और बछड़े उनके काफ्स तो होने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इंडस्ट्री लॉस में चली जाएगी। तो ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो क्या क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री में, क्या क्या इंक्लूड होता है बताइए आशीष? इट इंक्लूड्स, तो कई कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ कैटल फार्मिंग, दूसरी चीज़ शीप फार्मिंग, तीसरी चीज़ पोल्ट्री, चौथी चीज़ बी फार्मिंग और पांचवी चीज़ पिस्सीकल्चर, फिश फार्मिंग। ये सभी चीज़ किसके अंडर में आएंगी? एनिमल हस्बेंड्री। सही है, तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा देख लो। एनिमल हस्बेंड्री, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इट वाज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हस्बेंड्री, जैसा कि अंकित ने पूछ लिया है कि कैटल फार्मिंग के अंदर अंदर कौन कौन से कैटल आएंगे, तो काऊ आ सकता है और बफेलो और ऑक्स आ सकता है। क्या आ सकता है? ऑक्स भी आ सकता है, और इसी के अलावा और क्या आ सकता है? बुल भी आ सकता है। ये डेयरी एनिमल है, ये ड्रॉट एनिमल्स हैं जिनसे बैलगाड़ी खींची जाए। ये लोग कभी कभी खेत में प्लोइंग भी तो करते हैं, तो ये डेयरी के लिए, और ये किसके लिए? ड्रॉट एनिमल्स, लेबर के लिए। क्या इसमें शीप भी आएगा बताओ? और कौन आएगा? गोट आएगा। इसमें हॉर्स भी आएगा क्या? घोड़ा। हॉर्स भी आ सकता है। अच्छा ये बताओ पिस्सीकल्चर क्या होता है? कल्चर, फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग कर लो, क्रैब फार्मिंग कर लो, ऑक्टोपस खाओ, ये सब लगे हुए इसमें, ऑक्टोपस भी है। क्रैब खाते हैं कुछ लोग, सी हॉर्स खाते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? देख लो, तो ये सारी चीजें लोग अपना फिश फार्मिंग करते हैं। हाँ क्या? They start to slowly drown as the grain begins filling their airways. So in the eating live octopus. अब इससे क्या होता है, लोग अपना फिश फार्मिंग करते हैं, वही देखो खा रहे हैं मजे से। This is sanbachi, and it's a popular dish in South Korea. Small octopus are cut up and served so fresh that they are still eaten. Like, even pieces are sprinkled with sesame oil and sesame seeds. So be careful though, as the tentacles can stick to your throat. सही है? पिस्सीकल्चर समझ में आ गया? अगला देखो पोल्ट्री फार्मिंग। क्या होता है पोल्ट्री में? क्या होगा बोलो? पोल्ट्री में एग्स की, मीट की। दैट इज, इसमें हैन होगी हैन होगी। और उससे हम लोग एग लेंगे, और या फिर चिकन बनेगा। चिकन। कुछ ब्रॉयलर्स होते हैं और कुछ लेयर्स। जो अंडा देते हैं वो लेयर्स हैं, और जो मीट देते हैं, वो जो चिकन देते हैं वो ब्रॉयलर्स। वो सब इसी में सही है। अच्छा एक होता है बी कीपिंग या एपीकल्चर, उसे क्या कहते हैं? बी कीपिंग। बी कीपिंग का क्या मतलब है? शहद पालन के लिए। समझ में आ गई चारों चीज? अब हम देखेंगे पर्सन ईटिंग हनी विद बैग्स।
तो लोगों को हनी बहुत पसंद आता है, ये देखो ये हनी खा If रहा you है। also want to eat honey directly from the honeycomb, then don't make the mistake of doing so, because you must have seen many people who eat the whole honeycomb. But doing so can be very dangerous, because the honeycomb does not only contain honey, but it also contains wax and larvae. If you eat too much of it, your health may deteriorate. If you also want to eat honey directly, चारों चीज समझ में आ गई? अब आगे देखो, ये शहद पालन, बी कीपिंग, ये वाला समटाइम्स, कभी कभी क्या किया जाता है चित्रांश, समटाइम्स फ्यूमिगेशन, धुआं दिया जाता है। क्या दिया जाता है? धुआं। अब देखो रिद्धिमा, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स क्या क्या चीजें? वो सब ठीक है। हस्बेंड्री में क्या होगा? इंक्लूड्स प्रॉपर शेल्टर, क्या देना है बोलो? ये फ्लो चार्ट है, जब इस तरीके से पूछा जाएगा, दिस इज फ्लो चार्ट। चलो, प्रॉपर सबको शेल्टर देना है, खुले में नहीं रखना है कि गाय को ऐसे ही रख दिया, धूप नहीं लगना चाहिए। प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, साफ सफाई रखनी चाहिए। एंड सैनिटेशन का भी वही मतलब होता है। तीसरा वैक्सीनेशन, और चौथा ब्रीडिंग करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पशुओं की संख्या बढ़ेगी, तुम्हारी अतिरिक्त कमाई आएगी। ये सारा काम करना पड़ेगा। अब बात आती है, कुछ लोग फिश किस लिए करते हैं? इससे विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से हड्डियों के रोग दूर होते हैं। ये तुम्हारी बुक में लिखा है लास्ट में कि फिश क्यों किया जाता है। इट इज फॉर, चैप्टर के अंदर लिखा विटामिन डी के लिए। फिश गिव्स अस विटामिन डी। उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती, जो मल्लाह लोग होते हैं, जो फिशरी करते हैं ना, फिशरमैन, वो सब विटामिन डी से हम लोगों को रिकेट्स का या सूखा रोग नहीं होता। ओके, गॉड लीवर ऑयल में विटामिन ए होता है, जिससे आंखें मजबूत होती हैं। कई बार ट्रांसपेरेंट बोलिए, देखिए जिनकी आंखें कमजोर होती है तो खिलाई जाए, वो गॉड लीवर ऑयल है। अब देखो, पहली चीज, what steps are taken in animal husbandry? For caring animals. दूसरा, make flow chart of, इसका फ्लो चार्ट, एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा, डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट एनिमल्स डज इट इंक्लूड? सबके नाम लिख देना, फिश से लेके सबके, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत है ना सारे। What animals does it includes? और चौथा है राइट 7 स्टेप्स। कौन से स्टेप्स? एग्रीकल्चर प्रोसेस फॉर practices. Now, grains are stored in
किन्हीं 4 फेस्टिवल के नाम लिखने हैं। फिश gives us vitamin। सब छोटे ही छोटे क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंट वाइज।